शिवकरण चौधरी को आपने अपना सांसद चुनकर भारत की संसद में भेजा, तो क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम यदि कोई करेगा तो आपके शिवकरण चौधरी करेंगे। राजस्थान की धरती का जहां तक प्रश्न है, यह शौर्य और पराक्रम की धरती है। कितनी गाथाएं, राणा की कहें, मीरा की कहें, पन्नाधाय की कहें, भामाशाह की कहें। मैं तो कभी कभी कहता हूं, यदि परिचय करना है राजस्थान से तो राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति, इससे पूरे राजस्थान का परिचय हो जाता है। अद्भुत धरती है। आज के कुछ महीने पहले जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब भी कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं राजस्थान आया था, और 4 महीने के बाद फिर आ रहा हूं। बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है कि बार बार चुनाव का होना यह उचित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है, उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। यदि चुनाव होने हैं तो सारे देश के विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव एक साथ करा दीजिए, और फिर ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक, जिला पंचायत तक, नगर पालिकाओं के सारे चुनाव देश में एक बार करा दीजिए। सारे चुनावों से छुट्टी। मैं समझता हूं बहुत सारे परेशानियों से जहां देश की जनता बचेगी, समय की बर्बादी बचेगी, साथ ही साथ संसाधनों में भी का जितना खर्च होता है उसमें भी स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। और मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता इस संबंध में बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करे। यदि वह सहमत हो तो यह देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है। मेरे बहनों भाइयों, आज के 4 महीने पहले जब यहां विधानसभा का चुनाव हुआ था, 5 वर्षों तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार किस तरीके से चली है यह मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। लगता था जैसा कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची। और मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, जब तक कानून और व्यवस्था के हालात नियंत्रित नहीं होंगे, तब तक उस राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से भजनलाल जी शर्मा ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। और मुझे जो जानकारी दी गई है, आदतन जो अपराधी हुआ करते हैं, ऐसे लगभग 9,371 अपराधियों को उठाकर जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया है। 646 इनामी जो टॉप 10 श्रेणी के जो ऐसे इनामी अपराधी थे उनको भी डाल दिया, और 1092 बदमाशों की गिरफ्तारी भी की है। और साथ ही साथ 5,295 ऐसे वारंटी थे जिनकी गिरफ्तारी ही नहीं हो रही थी, उनको भी गिरफ्तार किया है। और मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त को पूरा करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किया है। प्रशासन को सख्त होना चाहिए अपराधियों के लिए, और आम जनता के लिए बराबर उनका मस्तक नीचे झुका होना चाहिए जनता के स्वागत में। वही सरकार मेरे बहनों भाइयों चलती है। इस समय लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में सारे देश में क्या हालात हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबको जानकारी मिलती होगी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती होगी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भारत की बात तो आप जानते हैं। मैं सारी दुनिया के बारे में कह रहा हूं मेरे बहनों भाइयों। सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि 2024 में भारत में
2/3 मेजॉरिटी से यदि किसी की सरकार बनने जा रही है तो अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। और यही कारण है कि दूसरे देशों के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई अगले साल सितंबर में आ जाइएगा, अगले साल अक्टूबर में आ जाइएगा, दिसंबर में आ जाइएगा। सामान्यतः ऐसा पहले नहीं होता था। लोग यह मानकर चलते थे उस देश में चुनाव हो रहा है, पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, इसलिए वहां के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सारी दुनिया ने मान लिया है, चाहे जो भी हो, अब तो भारत में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह लोगों का भरोसा पक्का हो गया। और जब से मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली है इस देश की बहनों भाइयों, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भी हम सब विदेशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि हम कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वो नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत का स्टेचर, यह भारत का कद सारी दुनिया में बड़ा है। भारत को लोग मानते थे गरीबों का देश है। भारत को लोग मानते थे कि भले ही जनसंख्या अधिक हो लेकिन ताकतवर देश भारत नहीं है। यह लोगों की धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज यह धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अखबारों के माध्यम से, मैं भी आपको जानकारी देना चाहता हूं। 2014 में धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, भारत दुनिया में के देशों में 11वें नंबर पर खड़ा था। क्या करिश्माई काम किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। यह हमारा भारत 6 वर्षों के अंदर, 7 वर्षों के अंदर ही जो 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सारी फाइनेंशियल फर्म, आर्थिक संस्थाएं यह दावा कर रही हैं कि भाई अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 प्रारंभ होते होते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर खड़ा हो जाए। अमेरिका, चाइना और भारत बचेंगे। और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष अब यह भी कहने लगेंगे, इसमें भी कहीं दोष मत नहीं है, 21वीं सदी यदि विश्व में किसी देश की होने जा रही है तो भारत की होने जा रहे हैं बहनों भाइयों, भारत की होने जा रही है। इससे बड़े गौरव का विषय हम सबके लिए क्या हो सकता है। और सरकार के कामकाज को भी आपने देखा है। मैं तो भ्रष्टाचार की यहां चर्चा करना चाहता हूं। हमारे विधायक ये भी भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे। शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार ऐसी रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। सब तो सब भ्रष्टाचार के आरोप इस सीमा तक लगे कि सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। मंत्री रहते जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 10 वर्षों का समय हम लोगों का भी गुजरा है मेरे बहनों भाइयों। विरोधी क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी सरकार के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा हो। कोई नहीं कह सकता। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। यह इनका आपस में रिश्ता है।
हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। यह हालत है इनकी। एक फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी, उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। कितने लोगों ने देखा? देखा है नौजवानों ने? क्या सबने देखा है। तो उसमें गाना है, आपको याद होगा, और गाना है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से, तू चल सरकार बना, मैं आई तुम्हारे में साथ हूं। यह हालत हो गई है। जब जब इनकी सरकार बनती है तब तब करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है मेरे बहनों भाई। कैसे चलाई जाती है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी कांग्रेस के लोग अनाप शनाप अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, यानी सोशल इंपावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वह भी दिन आएगा कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो कहेगा कि भारत में रहने वाले एक भी व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचेगा जिसकी छत पक्की न हो मेरे बहनों भाइयों। और यह करके दिखा दिया। और मैं आज आश्वस्त आपको करना चाहता हूं, यदि कोई ऐसा बचा होगा तो उसको भी पक्का छत मुहैया होकर रहेगा। राजस्थान की हालत तो मैं जानता हूं, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। यहां की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी लेकर आते हुए राजस्थान की माताओं बहनों को हमने देखा। पहली बार किसी संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह सोचा है कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। शौचालय सरकार बनाएगी। जब यह फैसला लेने के बाद इसकी घोषणा हुई तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अब आप लोग शौचालय बनवाने के लिए आए हैं क्या? बहनों भाइयों, गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती? क्या उनके लिए शौचालय नहीं चाहिए? लेकिन हमारी सरकार ने घर घर में शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब की चिंता की है, क्योंकि हम यह मानते हैं जब तक हर व्यक्ति गरीबी से मुक्त नहीं होगा तब तक हम भारत को जैसा सशक्त भारत बनाना चाहते हैं वैसा सशक्त भारत बनाने का स्वप्न भी हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। कई कदम ऐसे उठाए। किसानों का जहां तक प्रश्न है, किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है प्रतिवर्ष। क्या किसानों की बहुत सारी न्यूनतम आवश्यकताएं उसके कारण पूरी नहीं होती हैं? कभी केवल एक बोरी खाद के लिए उसकी फसल जितनी खेत में पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा हो पाती थी उसकी कमी के कारण। कम से कम यह तो पूरा कर लेगा, बीज तो कम से कम खरीद लेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि पहली बार किसी ने किया है तो बहनों भाइयों यह हमारी सरकार ने किया। फिर भी यह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है, यह बात उनको समझ में नहीं आती है। और जहां भी हम लोगों ने कदम रखा है, अरे धरती की बात तो छोड़ो, आप चांद पर पहुंच गए मेरे बहनों भाइयों, हम लोग चांद पर पहुंच गए। हमारा चंद्रयान 3 वह जो है चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह पहला देश, यह भारत बन गया है सारी दुनिया में बहनों भाइयों। यानी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी हम कितनी तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। हमको असफलताएं मिली हैं, ऐसा नहीं है कि हमको असफलताएं नहीं मिली। मुझे याद है कि हमारे वैज्ञानिक जब चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजना चाहते थे, उसकी लैंडिंग कराना चाहते थे, लैंडर की,
तो वह कामयाबी नहीं मिल पाई। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे सारे वैज्ञानिकों के आंख आंसुओं से डबडबा गए। एक स्थान पर तो मिसाइल का परीक्षण हो रहा था, मिसाइल का उस सेंटर पर रक्षा मंत्री होने के नाते मैं गया था यह देखने कि यह हमारा सफल कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है। बहनों भाइयों, लगभग 150, 200, 250 वैज्ञानिक उस प्रयोगशाला में, उस लैबोरेटरी में बैठे हुए थे और जो ही वह मिसाइल छोड़ा गया सफलतापूर्वक वह आगे बढ़ता जा रहा था। कहीं पर कोई उसका एक भाग जो उससे बाहर निकलना चाहिए था नहीं निकल पाया। उस समय का दृश्य मैंने देखा कि हमारे सारे वैज्ञानिकों के आंख आंसू से भर गए, आंखें डबडबा उठी, रोने लगे। घंटे 2 घंटे रुककर मुझे उन्हें सांत्वना देनी पड़ी, ढांढस देना पड़ा। ऐसे ही चंद्रयान 2 जब चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, वो सीधे वैज्ञानिकों के पास गए और उन्हें सीने से लगाकर उनकी पीठ थपथपाई थी। मेरे बहरे भाइयों, तब जाकर हमारा यह चंद्रयान 3 चंद्रमा के तीसरे चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर पाया। देश के प्रति मन के अंदर एक तड़पन होनी चाहिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की मन के अंदर टीस होनी चाहिए, वही इस काम को कर सकता है। यदि मैं सारी चीजों की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि आप रक्षा मंत्री हैं, कुछ रक्षा के बारे में भी बतलाइए क्या होगा। अब कांग्रेस का यहां तक सवाल है, यदि हमारे यहां से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती है तो उस पर भी यह सवाल या निशान खड़ा करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर आपको संदेह है? क्यों बार बार आप देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर आप सवाल या निशान लगाने की कोशिश करते हैं? दुनिया के सारे देश जिस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग मानने को तैयार नहीं। बहनों भाइयों, संदेश साफ है, भारत अब ये कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत एक दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। अब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा भी देने की कोई कोशिश करेगा। पहले आपने देखा होगा, प्रायः हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई आतंकवाद की बड़ी वारदातें हो जाया करती थी। जम्मू कश्मीर में तो होता ही था, सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते आतंकवाद के कारण, और देश के अन्य राज्यों में भी बराबर घटनाएं होती थी। लेकिन है किसी मां के लाल में, किसी ने पिया है मां का दूध। अब आतंकवादी वारदात करके देख ले। बहनों भाइयों, सीमा के इस पार भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मारेंगे। भारत की यह ताकत है। रक्षा मामलों में भी हम भारत को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी पड़ोसी देश को परेशान करने के लिए नहीं है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, प्रधानमंत्री, याद रखना चाहिए, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। बहनों भाइयों, हम हर पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों का लाजाए लाभ भी तो नहीं उठाए जाना चाहिए। हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अभी शुभकरण जी चर्चा कर रहे थे डिफेंस एक्सपोर्ट की। कल्पना करिए, गोली या गोला वो भी विदेशों से हम लोग मंगाते थे, लगातार 60-70 साल से मंगाते रहे, कभी किसी सरकार ने कोई चिंता नहीं की। क्या भारतवासियों के पास वह स्किल नहीं थी? भारत के नौजवानों के अंदर वह हुनर नहीं था? क्यों नहीं हमारे देश के नौजवानों के हुनर पर, उनकी स्किल पर कांग्रेस के लोगों ने भरोसा किया? और 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी तो 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, 600 करोड़।
और बहनों भाइयों, जल्दी से ही हम लोग ने छलांग लेकर 21,000 करोड़ से अधिक पहुंच गए। और भी किया है, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, जल्दी वो अभी आप बढ़ी हुई खबर भी आ जाएगी आपको। अब चाहे तोप हो, टैंक हो, गोले हो, मिसाइल हो, बहनों भाइयों, हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम उसे भारत में बनाना चाहते हैं और भारतवासियों के हाथों से बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से भी हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हम मजबूर लोग नहीं हैं। राजीव गांधी जी जैसे एक बार मजबूरी व्यक्त करते हुए उन्होंने नहीं कहा था हम क्या करें, प्रधानमंत्री थे। हम उनकी नीयत पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करते। हमारे जैसा व्यक्ति किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी नहीं बोलता, चाहे किसी पार्टी का, क्योंकि मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। उसकी बहुत कटु आलोचना नहीं की जानी चाहिए। नीतियों को लेकर मतभेद हो सकता है, उस पर चर्चा करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजीव गांधी जी ने कह दिया, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यानी 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब बेचारे राजीव गांधी कुछ क्या, बाद में कांग्रेस की सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। इस चुनौती को पहली बार यदि किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और मुझे याद है कि पहली सरकार बनने के बाद जो बैठक प्रधानमंत्री जी ने ली थी, उस बैठक में गृह मंत्री होने के नाते हम भी मौजूद थे। मैंने पूछा कि मोदी जी, ये जो बैठक बुलाई है आपने खाता खोलने के बारे में, सबका इसे क्या लाभ होगा? कह राजनाथ जी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बैठक के बाद। बहनों भाइयों, उसका करिश्मा मैं देख रहा हूं। अब जैम यह ट्रिनिटी जो बनी है, आधार, मोबाइल, जनधन खाता, तीनों को मिलाकर, क्या यदि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाया था। तो सिस्टम में बदलाव लाइए। बहुत असहाय बनकर हम इतने बड़े देश को नहीं चला सकते। बहुत सारी चीजें हैं। स्वामित्व का अधिकार, मैं यहां राजस्थान में भी मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, उनको जिस जमीन पर रहते हैं उसका स्वामित्व का अधिकार ही नहीं मिला। अब यह कल्पना करिए, किसी सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा, स्वामित्व का अधिकार कम से कम मिल जाए तो अपना कहीं गिरवी रखकर, बैंक के पास रखकर कुछ ना कुछ बैंक से कर्जे लोगों से लेकर अपना कुछ काम धाम तो चलाएगा। वो था ही नहीं। अब सारे देश में ड्रोन से यह सर्वे करा लिया गया है। और मैं राजस्थान में भी, मैं पता नहीं कांग्रेस ने क्या किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में 20 लाख परिवारों को हम लोगों ने स्वामित्व का अधिकार मुहैया कराया है मेरे बहनों भाइयों। अब मुझे यहां का नहीं मालूम है यहां की सरकार ने किया है कि नहीं किया, लेकिन अब हमारी यहां सरकार बन गई है, यहां भी हम इस काम को करेंगे। मैं आपको यह पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहता हूं। अब राजस्थान में भी आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना दी है। केंद्र में तो हमारी है ही, अब यहां भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। डबल इंजन की सरकार बनी है और मैं राजस्थान की क्षमता को मैं जानता हूं, राजस्थान के नौजवानों की प्रतिभा को मैं जानता हूं, राजस्थान के नौजवानों के शौर्य और पराक्रम को मैं जानता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश को आगे ले जाने में राजस्थान भी अब एक ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और बहनों भाइयों, हम लोगों की साख है, हम लोगों की विश्वसनीयता है। पहले दूसरी राजनीतिक पार्टियां कुछ कह देती थी लेकिन करती नहीं थी। हमको भी याद है राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय मैंने भी उस आंदोलन में भाग लिया था। तो हमारे एक मित्र जो कांग्रेस वगैरह में थे कहते, क्या है आप लोग बार बार 1984 से हर घोषणा पत्र में कह देते हैं हम आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे।
और नारे भी हम लोग लगाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस वाले कहते थे, उसमें जोड़ देते थे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यह कहकर हम लोग की हंसी उड़ाते थे। और बहनों भाइयों, आपने देख लिया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। राम लला अपनी कुटिया से निकलकर महल में पहुंच चुके हैं। बहनों भाइयों, अब राम राज्य का भी श्री गणेश इस भारत में होने वाला है, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, अच्छे आदमी हैं, उनकी मैं आलोचना नहीं करता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भाषण देने, कहे मतलब 370 से राजस्थान का क्या लेना देना। क्या मति मारी गई है इन लोगों की, क्या बुद्धि मारी गई। अरे भाई, हम लोगों ने कहा था जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। करके दिखा दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। वो कहते हैं कि राजस्थान का 370 371 से क्या लेना देना। कल्पना करिए, क्या ये लोग देश चलाएंगे, क्या देश बनाएंगे। अब 3 तलाक का कानून था, कहते साहब ये तो मुस्लिम समाज का मामला था, आपने इसमें क्यों हस्तक्षेप किया, कहां आपको संविधान इजाजत देता है। क्या तमाशा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से बतलाना चाहता हूं, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, भारत में रहने वाले किसी भी धर्म को मानने वाली हमारी जो भी महिला है, माता है, वो हमारी बहन है। यदि उसके इज्जत अफसोस के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसके मौलिक अधिकारों पर ही कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, बहनों भाइयों, और कोई स्वीकार कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। इसी सोच के आधार पर हम लोगों ने 3 तलाक को छुट्टी कर दी। शादी कर रहे हैं आप, और आप 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर छुट्टी कर देंगे, क्या होगा उसका। यह साहसिक कदम उठाने की कुवत यदि किसी के अंदर है, मेरे बहने भाइयों, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अब देश आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और हमारे शुभकरण जी एक अच्छे वक्ता हैं। कहां है शुभकरण जी? अरे आप कब से भाषण सीख लिया आपने? अच्छा, विधायक रहे हैं। हाँ, एक आपके विधायक क्या नाम थे जो बोल रहे थे अभी? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी भी बहुत अच्छा बोले, बाद उनका वारे राजस्थान कमाल है। धर्मपाल जी भी बहुत अच्छा बोले, इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं। और बहनों भाइयों, आपकी संतोष अहलावत को भी मैंने संसद में बोलते हुए सुना है। संतोष अहलावत भी बड़ी दमदारी से बोलती थी उसमें। तो मैं समझता हूं कि इनको अब वो समय आ गया है कि कितना कितना कितना, फिर से बोलिए, कितना? 400 पार। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो आप लोगों की बातों को कौन टालेगा। 400 पार ही सही। और हम क्या, सारी दुनिया मानती है मेरे बहन भाइयों की 400 पार होगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे प्रत्याशी जो शुभकरण जी चौधरी हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम वोट न डालेंगे, एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ऐसा हमको नहीं सोचना है। एक एक वोट पड़ना चाहिए। प्रचंड गर्मी होगी। किस तारीख को? 19 को ही है। 19 को ही है। प्रचंड गर्मी होगी। अब इसी समय इतनी गर्मी है राजस्थान में, तो और आज के 10-12 दिन के बाद क्या हालत होगी। बहनों भाइयों, सुबह पहला काम मैं माताओं बहनों से भी अपील करूंगा, और आप विशेष रूप से नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, बुजुर्गों को भी सहारा दीजिए, उनको लेकर मतदान केंद्र तक जाइए, और जहां भी कमल के फूल का बटन दिखाई दे, कमल के फूल का बटन दबाइए, और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करिए। यही आप सबसे अपील करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।